कैसे कुछ र्यूमर्स ओडिशा की सत्ता को बदल के रख देते हैं और क्या बीजेपी यहाँ पर बीजेडी की तरह डेवलपमेंट्स कर पाएगी ओडिशा का, और क्या कभी रिटर्न हो पाएगा नवीन पटनायक जी का ओडिशा के पॉलिटिक्स में। राम राम मित्रों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओडिशा के ऊपर, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 के इलेक्शन के ऊपर। कैसे ये इलेक्शन बहुत ज्यादा स्पेशल था, कैसे इस इलेक्शन में बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती तो वहीं कांग्रेस काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाती है। कांग्रेस जिसके खुद के एमएलए को ये डाउट था कि क्या यहाँ पर कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस भी कर पाएगा, तो वहीं बीजेपी जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि इस बार 400 पार तय है, क्योंकि बीजेपी 2019 में अपने ही बलबूते पर 300 सीट लाने में कामयाब थी। बट इस बार 2024 में बीजेपी अपने इंडिया अलायंस के साथ भी 303 में ही सिमट के रह गई। बीजेपी अपने बदौलत सिर्फ 240 सीट ही ला पाती है। ये इलेक्शन में ऐसे परिणाम आए जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। बीजेपी अपने उस राज्यों में हार गई जहां पर अक्सर बीजेपी जीता करती थी, जहां पर लोग कहा करते थे कि बीजेपी को यहां से हराना लगभग नामुमकिन है। और इस बार बीजेपी उन राज्यों से जीत के आई है जहां पर कभी भी बीजेपी को खास वोट्स नहीं मिले थे, जैसे कि केरल, ओडिशा और मध्य प्रदेश। वो स्टेट जहां पर बीजेपी के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ था। इस बार यूपी के लोग वोट किसे दिए? सपा को। लगता है यूपी वाले पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। यूपी वालों को आज लोग ट्रोल कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें यूपी वालों की भी गलती नहीं है, खास करके अयोध्या वालों की। जब राम मंदिर के लिए रोड को चौड़ा किया जा रहा था उस समय काफी लोगों का घर टूटा था। उनमें से आज तक काफी लोगों को यहाँ पर घर प्रोवाइड नहीं हुए। यही गुस्सा बना कि आज अयोध्या में लोगों ने सपा को वोट दिया है। यहाँ पर हम अयोध्या के लोगों के लिए कह सकते हैं कि चलो उनके साथ गलत हुआ था, उन्होंने सपा को वोट दिया, एक बात समझ में आती है। बट यूपी के बाकी लोगों को क्या हो गया था, बाकी एरिया में रहने वाले लोगों को क्या हो गया था कि उन्होंने भी सपा को वोट दे दिया। खैर, डरने वाली बात नहीं है। यूपी का सीएम लोकसभा इलेक्शन से इलेक्ट नहीं होता। 2027 तक योगी आदित्यनाथ जी ही यूपी के सीएम बने। अब हम आते हैं उन राज्यों पर जहां पर बीजेपी को वोट मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे, बट बीजेपी वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली की अगर आप बात करो तो दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहां पर लोगों को फ्री की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, पर अब दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जो उन्हें वादे किए गए थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लंदन बना देना तो छोड़ो, हर साल वहां पर बाढ़ आ जाती थी। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसे ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था कि जैसे मानो वो तो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। बट क्या हुआ, जैसे ही वो पावर में आई तो वो सारे काम करने लगी जो कि बाकी अदर पॉलिटिशियंस करते हैं, अदर पार्टीज करती है। वो पार्टी जिसका नारा था आम जनता के लिए, वो सत्ता में आने के बाद क्या करती है, वो तो कांग्रेस से ज्यादा कर अपनी गलती। एडवर्टीजमेंट के लिए ही 500 करोड़ खर्च कर देना, लिकर स्कैम करना, खुद जेल जाना और जेल से आने के बाद अपनी पार्टी के फीमेल मेंबर को बुलाकर फार्म हाउस में उसे मारना। यही रीजन बना कि इस बार दिल्ली के लोगों ने वोट किसे दिया? बीजेपी को। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इतनी भारी मात्रा से बीजेपी की जीत क्यों हुई? तो इसका रीजन है खुद कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पर 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में रूल करता है, और अपने रूलिंग पीरियड पे वो क्या करता है, ना ही एक सिंगल ब्रिज बनाता है, ना ही एक रोड बनाता है, उल्टा जो हसदेव फॉरेस्ट है उसे काटने की परमिशन दे देता है। और महादेव के नाम पर एक सट्टा ऐप बनाया जाता है, और उस सट्टा ऐप में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। यही रीजन बना कि 2023 के विधानसभा इलेक्शन में लोगों ने वहां पर बीजेपी को चुना, और लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को वहां से भारी मात्रा से वोट मिली। अब आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में लोगों ने सिर्फ अपने हिंदुत्व के लिए वोट दिया बीजेपी को, और यही चीज उन्हें आगे देखने को मिलेगा। और इसी चीज का फायदा होगा एमपी के लोगों को, जब वहां पर आने वाले टाइम पर उज्जैन कॉरिडोर बनाया जाएगा। काफी सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर एमपी में सेटअप होने वाले हैं, और यहाँ पर फोकस भी किया जा रहा है एग्रीकल्चर की तरफ। अब हम आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में अगर हम बीजेपी की परफॉर्मेंस देखें तो अक्सर वो बेकार रहती है। बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाती साउथ में, खास करके केरल में। पर इस बार बीजेपी केरल में अपना खाता खोलने में सक्सेस होती है, और यहाँ पर बीजेपी के एक एमएलए को जीत मिल जाती है केरल से। अब हम फाइनली बात करते हैं ओडिशा के ऊपर। ओडिशा जहाँ पर आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय तक रूल नहीं कर पाई, खास करके सर नवीन पटनायक जी के रहते हुए। अब सर नवीन पटनायक जी की यहाँ पर सत्ता को संभालते ही वो लोगों के दिलों के ऊपर कुछ इस तरीके से छाते कि 2000 से 2024 यानी कि ऑलमोस्ट 25 साल तक वो सीएम बने रहते हैं ओडिशा के। नवीन पटनायक जी अपने पीक टाइम पर कुछ इस तरीके से लोगों के दिलों पे छाए थे कि उनके रहते कोई भी नेशनल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कभी भी ओडिशा पे अपनी सरकार नहीं बना पाती थी। उस टाइम पर कुछ ऐसा माना जाता था कि एक बार कांग्रेस बीजेपी साउथ में अपनी सरकार बना लेगी, बट ओडिशा पर कभी नहीं। यानी कुछ इस तरीके से फैन फॉलोइंग हुआ करती थी नवीन पटनायक जी का। नवीन पटनायक जी बीजेडी यानी बीजू जनता दल को लीड करते हुए ओडिशा पे 5 टर्म पीरियड्स को अपने कंप्लीट करते हैं।
उनकी फैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके से थी, आपको सुनकर सर शौक लगेगा कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर में पसंद किया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से आज के डेट में भी नवीन पटनायक जी को पूरे ओडिशा में पसंद किया जाता है। आप ओडिशा के किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, वहां पर लोगों को नरेंद्र मोदी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन नवीन पटनायक जी के बारे में पता जरूर होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 25 साल तक एक स्टेट पे रूल किए हैं तो लोगों को इनके बारे में जाहिर सी बात है पता तो होगा ही। अब इतनी फैन फॉलोइंग है, इसी वजह से 25 साल तक रूल कर पाए ओडिशा पर। और आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ये चीज़ तो ममता बनर्जी भी करती है, वो भी तो आज तक सीएम बनी बैठी है बंगाल की। पर यहाँ पर ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के बीच बहुत बड़ी डिफरेंस है, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ममता बनर्जी जो कि बंगाल में अपनी सरकार बचाने के लिए बाहर से रोहिंग्या को इंपोर्ट कराती है और उन्हें नागरिकता देकर वोट्स लेती है और फिर सीएम पद में बैठी रहती है। बट यहाँ पर नवीन पटनायक जी को जीतने के लिए कभी और किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ओडिशा के लोग इतने सफिशिएंट थे उनके डेवलपमेंट्स को देखकर, उनके किए हुए अचीवमेंट्स को देखकर, कि ओडिशा के लोग खुद यहाँ पर चुन के आते थे, वोट देकर आते थे नवीन पटनायक जी को। अपने रूलिंग पीरियड में किए हुए डेवलपमेंट्स की बदौलत ही वो हर बार इलेक्शन में जीत जाते थे। यही तो रीजन बना कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि कांग्रेस बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें हराने के लिए 25 साल लग गए। तो अब सवाल आता है कि अगर ये पार्टी इतनी अच्छी थी, इतनी डेवलपमेंट्स कर रही थी, तो क्यों आज ये हार गई? तो इसका रीज़न है इस पार्टी के कुछ लूप होल्स, इसके करप्ट एमएलएस, इलेक्शन के समय अपोजिशन पार्टी की तरफ से फैलाए गए कुछ रूमर्स और इस पार्टी के खुद के किए हुए कुछ स्कैम। तो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले देख लेते हैं कि इस पार्टी ने अपने टाइम पर कितने सारे डेवलपमेंट्स किए, कितने सारे अचीवमेंट्स किए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्कैम के ऊपर। जो स्टेट एक पुअर स्टेट के नाम पर जाना जाता था, जिसे साइक्लोन स्टेट कहा जाता था, कैसे बीजेडी ने यानी नवीन पटनायक जी ने उसे डेवलपिंग स्टेट बनाया था। आज के टाइम पर ओडिशा में 14 से भी ज्यादा अधिक ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि ओडिशा की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, जैसे कि जिंदल, टाटा स्टील, तालचेरी फर्टिलाइजर, जैसे कि बिरला ग्रुप्स, ऑरबीएस स्टील्स और आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो कि प्रोड्यूस करते हैं फेरो, सिल्को, पीक आयरन। बीजेडी गवर्नमेंट अपने टाइम पर काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स लाती है जिससे ओडिशा के लोगों की डेवलपमेंट हो पाए, जैसे कि कालिया योजना, न्यूआ युवा योजना, बीजू युवा सशक्तिकरण, फार्मर्स के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स जैसे कि ओडिशा फिश पॉन्ड स्कीम्स। ऐसे टोटल 46 स्कीम्स है जिसे ओडिशा की गवर्नमेंट ने सिंगल अपने बलबूते पे दिया। इतनी सारी स्कीम तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 70 सालों में भी नहीं दिया होगा। ओडिशा आज के टाइम पर इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी को भी स्पॉन्सर करता है, और सिर्फ हॉकी नहीं बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे और स्पोर्ट्स को भी पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं ओडिशा में अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेने के लिए। आज ओडिशा में 3 ऐसे एम हॉस्पिटल्स हैं जो कि भारत के टॉप 10 के लिस्ट में आते हैं। तो ये थी वो डेवलपमेंट्स जिसको बीजेडी ने अपने रूलिंग पीरियड पे अचीव किया था। तो अब हम बात करते हैं इस पार्टी का हारने का रीजन, क्यों ये पार्टी हार गई इस बार के इलेक्शन में, इसके कुछ लूप होल्स, इस पार्टी के खिलाफ उड़ाए गए कुछ अफवाहें और इसके स्कैम्स। सबसे जो बड़ा मेन रीजन है, चाहे आप इससे मानो या ना मानो, वो है नवीन पटनायक जी का एज। आज के टाइम पर नवीन पटनायक जी 77 ईयर्स के हो चुके हैं और लोगों को ये डर था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो बीजेडी को कौन संभालेगा। तो लोगों के पास एक ऑप्शन था, वो था बीजेपी। इसीलिए आज बीजेपी को भारी मात्रा से वोट मिला है। और एक रीजन जो कि बताया जा रहा है कि बीजेडी के हारने का कारण था, वो था एक सिंगल पर्सन, वीके पंड्यान। इनके ऊपर यह एलिगेशन लगे कि ये एक एजेंट है, बाबूराज और भड़ाटिया के नाम से संबोधित करती है। भड़ाटिया यानी कि रेंटेड, यानी एक रेंटेड पॉलिटिशियन की तरह इन्हें बताया गया कि ये एक रेंटेड पॉलिटिशियन है जो कि तमिलनाडु से आकर ओडिशा के पॉलिटिक्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये कारण बना कि लोगों को लगा कि अगर नवीन पटनायक जी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये तमिलनाडु से आए पर्सन हमारे ऊपर रूल करेंगे। क्योंकि आप इन्हें देख सकते हो कि जहाँ पर भी नवीन पटनायक जी जाते थे वो इनके पीछे पीछे रहते थे, उनके हर स्पीच में आपको वीके पंड्यान जी दिख जाएंगे। बीजेपी के द्वारा फैलाए गए ये रूमर्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि वीके पंड्यान को यहाँ पर ओडिशा के लोगों ने एज अ विलन देखना स्टार्ट कर दिया। और ये माना जाता है कि वीके पंड्यान जी का यहाँ पर हाथ है ओडिशा के जगन्नाथ टेम्पल के जो रत्न भंडार रूम्स है उनकी चाबियां गायब करने में। ओडिशा के पॉलिटिक्स में ये बात काफी बार उठ चुकी है कि रत्न भंडार को खोला क्यों नहीं जा रहा है, क्यों चेक नहीं हो रहा कि उस रूम में क्या है, और अगर वो चाबी गायब हुई है तो उसकी डुप्लीकेट क्यों नहीं बनाया गया। रत्न भंडार यानी कि वो स्टोर रूम जहां पर श्री जगन्नाथ प्रभु का ज्वेलरी, सोने गहने रखे जाते हैं, कि आज से नहीं बल्कि उस टाइम से जब यहाँ पर राजा महाराजाएं रूल करते थे। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान जो है वो है चारधाम। इन्हीं 4 स्थलों में से एक स्थल है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। ओडिशा में ऑलमोस्ट सभी लोग जगन्नाथ भगवान को मानते हैं। जिस तरीके से गुजरात में श्री कृष्ण को माना जाता है, तो ठीक उसी तरीके से ओडिशा में भी जगन्नाथ भगवान को। अगर आप ओडिशा में रहना चाहते हो तो कभी भी गलती से भी जगन्नाथ भगवान के ऊपर कुछ टिप्पणी मत कर देना। ये राय मेरे पीसफुल लोगों के लिए था। अब हम आते हैं दूसरे रीजन के ऊपर। इसका दूसरा रीजन है इस पार्टी के खुद के एमएलए, जहां पर इनके एमएलए पकड़ाते थे मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड स्कैम और भी ऐसे बहुत सारे स्कैम में। इन्हीं में से एक एमएलए ईडी इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कारणों से इनके इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ये कॉलेज चलाते थे उसके ऊपर छापा मारती है। फिर ईडी को यहाँ पर यह पता चलता है कि जिस जमीन पर ये बाप बेटे कॉलेज बनाकर बैठे हैं वो जमीन भी इनका नहीं है,
इस जमीन को भी उन्होंने कब्जाया हुआ था। और इस कॉलेज का नाम है भद्रक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। और ये लोग यहीं पे नहीं रुकते, इनके कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जब वो फीस भरते थे तो ये बाप बेटे उस पैसे को लेकर, यानी उन स्टूडेंट्स के पैसों को लेकर कटक भुवनेश्वर जैसे शहर में अपने लिए प्लॉट्स और जमीनें खरीद लेते थे। सोचिए, कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज की फीस भर रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके पैसे से मौज काट रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, अब सुनो। ये दो बाप बेटे भद्रक पोखरी नाम के ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरपड़ा एरिया के 5.12 एकड़ की शमशान घाट को भी अपने नाम पर कब्जा लेते हैं। सोचिए किस लेवल का करप्शन है, जहां पर मरने के बाद एक पर्सन को जलाया जाता है, उस शमशान घाट को भी ये लोग कब्जा लिए। और एक एमएलए को यहाँ पर ईडी गिरफ्त करती है, जो कि बीजेडी से ही रिलेटेड थे, जिनका नाम था रविंद्र कुमार। इनकी खासियत, ये शामिल थे चिट फंड स्कैम में। और एक रीजन जिस वजह से बीजेडी की गवर्नमेंट गिरी, वो है पंचायत से रिलेटेड। यहाँ पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे, वो यहाँ पर सरपंच से और जिला परिषद से उनके राइट्स छीनने लगे थे। जो अधिकार उन्हें होते थे, उनसे बिना डिस्कशन से यहाँ पर बिल पास होते थे। और सरपंच और जिला परिषद की मानो सारी राइट्स ही खत्म हो गई थी। उनके पास अब कोई राइट्स नहीं थे डेवलपमेंट के लिए। अगर यहाँ पर एक छोटा सा भी काम होता था तो बिना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साइन के बिना वो काम नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ पर भुवनेश्वर में 2023 सितंबर 15 तारीख को यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट सरपंच फेडरेशन के चेयरपर्सन रोमन साहू वो कहते हैं कि बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनसे उनके राइट्स को छीना जा रहा है और उनके बिना परमिशन के यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर अब दूसरा लूपहोल, वो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ओडिशा यहाँ पर अपने बनाए हुए इलेक्ट्रिसिटीज को तमिलनाडु को बेचता है, जो कि वो पर यूनिट 2 रुपये 50 पैसे में बेचता है तमिलनाडु को। और यहाँ पर खुद ओडिशा के लोगों को वही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 2 रुपये 82 पैसे का। यानी कि यहाँ पर ओडिशा के लोगों को ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ रही थी। आज के टाइम पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा भारत का सबसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट है। आज ओडिशा के लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, रिसोर्सेज के हब होने के बावजूद भी, आज उन्हें बाहर जाना पड़ता है अदर स्टेट में काम करने के लिए, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर ओडिशा के लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इतने सारे जॉब्स प्रोवाइड कर सके अपने लोगों को। अब यहाँ पर मैं आपके सामने ऐसे कुछ स्कैम्स रखूंगा जो कि बीजेडी ने अपने रूलिंग पीरियड में किया, जैसे कि फार्मर लोन स्कैम 800 करोड़ का, माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ का, चीट फंड स्कैम 500 करोड़ का, लैंड ग्रैबिंग स्कैम 20,000 करोड़ का, कोविड स्कैम 40,000 करोड़ का, पावर सेक्टर स्कैम 15,000 करोड़ का, प्लांटेशन स्कैम फिर से 15,000 करोड़ का, और हाउसिंग स्कैम 2,000 करोड़ का। और मदर ऑफ माइनिंग स्कैम जिसे कहा जाता है वो है 30 लाख करोड़ की। और ये स्कैम की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, ऐसे और 36 स्कैम आने अभी बाकी हैं, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। आने वाले टाइम पर आपको वो भी पता चल जाएगा। यार, बीजेडी के स्कैम देखने के बाद मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस भी इनोसेंट लगने लगे। कांग्रेस यहाँ पर 60 सालों के लिए सेंट्रल में था, उसके बावजूद भी उसके स्कैम कुछ लाखों में, और यहाँ पर बीजेडी अपने बलबूते पर सिर्फ 25 साल के अंदर लाख पार कर चुकी है। तो यही थी वो बीजेडी के कारनामे जिस वजह से यहाँ पर लोगों ने इस बार 2024 में बीजेपी को चुना बजाय बीजेडी के। अब यहाँ पर मैं एक ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर खास करके कोई बात नहीं करता, अब तक तो सोशल मीडिया पर कोई किया नहीं है। वो है ओडिशा के शांतिदूत। 2011 के पॉपुलेशन सर्वे के अनुसार 9.5 लाख की पॉपुलेशन थी शांतिदूतों की। 2024 में ओडिशा की पॉपुलेशन 1 करोड़ से बढ़ी है, बट यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि शांतिदूतों की पॉपुलेशन कितनी है। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार इनकी पॉपुलेशन 18 लाख के पार होगी। और खास करके अगर हम रोहिंग्यास को मिला दें, इस बात को यहाँ पर मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जब हम कभी रोहिंग्यास के बारे में बात करते हैं तो हमें एक सिंगल स्टेट याद आता है, वो है बंगाल, जहाँ से एंट्री लेते हैं। पर शायद आपको पता नहीं है कि जितना बंगाल से ये लोग एंट्री नहीं लेते, आजकल ये लोग ओडिशा से एंट्री लेते हैं। और ये लोग ओडिशा से बाय रोड या फिर ये लोग बाय वाटर से क्रॉस करते हैं। आज ओडिशा में लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा के लड़कियों को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, या तो उनके साथ कोई दूसरे स्टेट से आया शांतिदूत लव जिहाद करके उन्हें दूसरे स्टेट ले जाता है, वहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन होता है, या फिर उसी स्टेट के अंदर हो जाता है। और यहाँ पर पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे बीजेडी के। आप जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बी फार्मेसी कर रही एक लड़की को जम्मू कश्मीर से आया एक शांतिदूत कैसे बहला फुसला कर उसका कन्वर्जन करते हैं। उसके माँ बाप रोते बिलखते रह जाते हैं। ये कहते हैं, कोर्ट से भी अनुरोध करते हैं कि उनकी बच्ची को उन्हें वापस दे दिया जाए, बट फिर भी कोर्ट उनकी कोई हेल्प नहीं करता। उसके फादर ये तक भी कह देते कि हमारी लड़की किसी भी रिलीजन में जाए, यहाँ तक कि वो शांतिदूत से भी शादी कर ले, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर उसके साथ जो हुआ है वो कन्वर्जन हुआ है, तो प्लीज़ हमारी बच्ची को हमें वापस लौटा दो। तो भी वहाँ पर उनकी बातों को सुना नहीं जाता। और उसके बाद वो शांतिदूत उनकी लड़की को लेकर कहीं गायब हो जाता है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। और मैं पर्सनली ऐसे केस को झेल चुका हूँ जहाँ पर एक माइनर बच्ची को किडनैप करके स्टेट के बाहर ले लिया गया था और आज तक उसका कोई भी पता नहीं चला है। ओडिशा की गर्ल्स जब ओडिशा में या अदर स्टेट में जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें प्रॉपर टारगेट किया जाता है और उनको ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट किया जाता है। जो बच गई वो अपनी आप बीती बताती है, और जो नहीं बच पाई
वो तो फिर फ्रिज में गई। और ऐसे केस सिर्फ एक दो नहीं है, हजारों की तादाद पर है। ओडिशा में रोहिंग्यास को प्रॉपरली बसाया जा रहा है, प्रॉपर उस तरीके से जिस तरीके से बंगाल में बसाया जाता है, उन्हें वोटर्स कार्ड देकर, उन्हें नागरिकता देकर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे ये लोग बंगाल में थे तो ओडिशा कैसे आ गए। देखो, आज के टाइम पर अगर रोहिंग्यास की सबसे फेवरेट प्लेस कोई है तो वो है ओडिशा। ओडिशा ही क्यों? क्योंकि ओडिशा एक ऐसी मात्र स्टेट है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर राशन फ्री है। यहाँ पर लोगों को फ्री में चावल मिल जाती है, उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल जाती है और मिड डे लंच तो अलग से ही। तो सोचिए कि रोहिंग्यास को एक पंचर छाप को और क्या ही चाहिए। एक समय तो ऐसा भी था जब ओडिशा में चावल, गेहूं, शक्कर और यहाँ तक कि पर लीटर केरोसिन भी 10-20 रुपए में और चावल 1-2 रुपए में मिल जाते थे। तो फिर सोचिए ये कि रोहिंग्या के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑलमोस्ट हर चीज़ तो फ्री है, उसे बस रहने का ही खर्चा उठाना है। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी रोहिंग्यास को बसाती है, तो ठीक उसी तरीके से ओडिशा में भी बीजेडी के पॉलिटिशियंस रोहिंग्यास को सेटल करते हैं, उन्हें आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें वोट मिल पाए। काफ़ी सारे बीजेडी के ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो कि रोहिंग्यास के एरियाज में जाकर बराबर माथा रगड़ते थे वोट पाने के लिए। अगर आपको याद है, आज से साल भर पहले हरियाणा के मेवात में एक दंगा हुआ था, तो उस दंगे में एक रोहिंग्या को पकड़ा गया था। जब उस रोहिंग्या से पूछताछ होती है तो वो पता है क्या बोलता है? पता है वो रोहिंग्या क्या कहता है? कि वो हरियाणा में ओडिशा से है। यानी सोचो, बांग्लादेश से ये लोग पहले बंगाल आते हैं, उसके बाद बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथ तरफ जाते हैं और उसके बाद पूरे दीमक की तरह भारत में फैल जाते हैं। रोहिंग्या जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पर क्राइम बढ़ जाती है, मर्डर, किडनैपिंग, जिहाद वगैरह वगैरह। और अगर इस बार 2024 में बीजेडी की गवर्नमेंट ओडिशा से नहीं हट तो आज से 10 साल के बाद ओडिशा की हालत कुछ बंगाल जैसे हो जाती। ओडिशा में सरकार बदलने के बाद भी, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बावजूद भी ओडिशा में आज इल्लीगली रोहिंग्यास आ रहे हैं और उन्हें प्रॉपरली वहाँ पर प्लांटेड किया जा रहा है, उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। और आज ओडिशा के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कि शांतिदूतों से भर चुका है और कुछ समय बाद वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को पलायन करना पड़ जाएगा, जैसे कि गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है, हरियाणा में होता है और यूपी, बिहार में होता है। जहाँ पर हिंदू जब अल्पसंख्यक हो जाता है शांतिदूतों के एरिया में, तब उसे वहाँ से पलायन करना पड़ता है। अगर आज से 20 साल पुरानी ओडिशा की हिस्ट्री को देखें तो खास ऐसे कोई शांतिदूत दिखाई नहीं देते थे। गली मोहल्ले में या 100-200 किलोमीटर में एक भी शांतिदूत दिख जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती थी। बट आज के टाइम पर अगर आप एक रोड में निकल जाओ तो इनके 50-100 मोहल्ले होते हैं एक रोड के ऊपर। तो सोचिए अगर कल को कुछ होता है तो इनकी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उस केस में। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ओडिशा में आते ही ये जो रोहिंग्यास है वो रुक जाएंगे, नहीं। बीजेपी के रहते हुए भी आने वाले टाइम पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ओडिशा भी केरल बन जाएगा। केरल जैसे हालात हो जाएंगे ओडिशा में अगर ओडिशा के लोग खुद जागरूक नहीं होते। ओडिशा में आज बहुत सारे लोग इन शांतिदूतों से भाईचारा निभाते, उन्हें पता ही नहीं है कि शांतिदूत कितने घातक हो सकते हैं। ओडिशा के लोग यहाँ पर बाकी स्टेट के लोगों की तरह जागरूक नहीं हुए क्योंकि उन्हें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है। और इस चीज़ में मैं ओडिशा के लोगों को भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो उसे पता क्या चलेगा कि उसे गली मोहल्ले में या फिर उसके स्टेट में क्या हो रहा है। ओडिशा के लोकल न्यूज़ चैनल पर दिन भर क्या चलता है, किस पॉलिटिशियन ने किस पार्टी को ज्वाइन किया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो क्या करता था, क्या उसकी हिस्ट्री थी, कितना वो स्ट्रगल किया, कहाँ वो मेहनत करता था, कहाँ वो मजदूरी करता था, किस सेलिब्रिटीज़ के कितने बच्चे हैं, उसकी कितनी बीवियाँ हैं, उसकी कितनी अफेयर्स हैं, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो कैसे हंसता है, इन्हीं सब चीज़ों को तो दिन भर वहाँ के न्यूज़ चैनल दिखाती रहती। तो सोचो जब ओडिशा के लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि उनके स्टेट में, उनके गली मोहल्ले में कैसे लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे उनके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर कोई ओडिया या फिर ओडिशा से कोई व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहा है तो अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली या फिर अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर फैलाइए, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं ओडिशा में बनी न्यू गवर्नमेंट बीजेपी की। अब ओडिशा के न्यू सीएम है मोहन चरण मांझी। अब मैं उनसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि ओडिशा में जो भी स्कैम हो रहे थे उनके ऊपर खुलासे हो। ओडिशा में आज जितने भी लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ओडिशा में जो इलीगली रोहिंग्यास को एंट्री देकर उन्हें इम्प्लांट किया जा रहा है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाए। तो आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली तक जरूर फैला दो, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और चैनल की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मिलता हूँ मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।